सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज का चैप्टर नंबर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। वैसे तो मैं ये चैप्टर का वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे लग रहा चैप्टर इजी है, बच्चे कर लेंगे, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में डिमांड्स आ रहे थे कि सर ये वाला चैप्टर का डाल दो, ये वाला चैप्टर का वन शॉट बना दो। तो भाई आपकी डिमांड है तो माननी पड़ेगी, तो इसलिए ये वीडियो बना दिया है। तो फटाक से निपटाएंगे, छोटा सा चैप्टर है और कुछ गिने चुने ही क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और बड़े आसान हैं। कुछ कॉमन सेंस से भी आप आंसर्स लिख सकते हो, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। क्या है पहली चीज? नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अब तक के जो 6 चैप्टर्स हमने पढ़े उन सब चैप्टर्स में हेरिटेज क्या है, किस किस तरह के हेरिटेज है, हमारे देश में कौन कौन से कल्चरल हेरिटेज रहे हैं अब तक हमको मिला है हमारे पूर्वजों से, चाहे मॉन्यूमेंट्स को लेकर हो, बाकी चीजों को लेकर हो, कोई आर्ट को लेकर हो, तो सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब इन सबको पढ़ने के बाद इनकी इंपॉर्टेंस तो हमें वैसे ही समझ में आ गई होगी, तो फिर अब उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ये जिम्मेदारी है। तो पहले हेरिटेज पढ़ाया गया, फिर उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में हमको पढ़ाया जाएगा। तो पहला पॉइंट है, हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज मल्टीफेरस व्हिच ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन। मल्टीफेरस का मतलब क्या हुआ? मल्टीफेरस मतलब बड़ा ही डाइवर्स है, बहुत ही वैरायटी का है। तो हमारे हेरिटेज में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है और ये हमारे देश के लिए ग्लोरी लेके आता है, मतलब प्राउड मोमेंट बनाता है हमारे देश के लिए, हमें बहुत प्राउड फील करवाता है। दूसरी चीज, कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, वेरियस आर्ट्स एंड नेचुरल हेरिटेज। तो हमने पढ़ा कि कल्चरल हेरिटेज में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, पीछे पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी चीज, नेचुरल एंड मैनमेड फैक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग आवर हेरिटेज, हेंस इट्स प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड। अब देखो, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी और मैनमेड फैक्टर्स की वजह से भी, दोनों वजहों से हमारे हेरिटेज को नुकसान पहुंच रहा है और इस वजह से हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब भाई नेचुरल इफेक्ट तो होगा ही, बहुत लंबे समय तक ये हेरिटेज एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, तो हवाओं का, बारिश का, धूप का, सबका असर पड़ता है। साथ ही साथ हम इंसानों का भी बहुत सारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, हम उसको कई तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। Our heritage glorifies the people of our country, so they respect our heritage by associating with their own identity. Therefore, it is necessary to develop positive attitude. अब देखो, हमारे यहाँ के लोगों की पहचान बताता है। अब दुनिया भर के लोग जो हैं, जब से हमारे देश में ब्रिटिशर्स वगैरह रहे हैं, तो लोग यही कहते थे भाई इंडिया जो पिछड़ा हुआ देश, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हम जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते थे तो लोगों को यही पता था अभी यार गुलाम देश था, अभी गुलामी से बाहर आया, और हमारे यहाँ गरीबी काफी थी। तो इस वजह से ना मार्केट में, समझो ना, इंटरनेशनल मार्केट में इज्जत ज्यादा नहीं थी अपनी भाई। लेकिन जब हमारे हेरिटेज को आइडेंटिफाई किया जाए, जब दुनिया ने देखा कि भाई यहाँ ये सब है, तब उनको धीरे धीरे समझ में आया नहीं भाई इंडिया वाले हल्के लोग नहीं है, बहुत भारी लोग हैं। और दूसरी चीज की, हमारे यहाँ इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो बहुत समय तक, मतलब इस लेवल क्या है ना कि लोगों का दिमाग खराब हो जाए, चकरा जाए देखने के बाद, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो हाईलाइटेड ही नहीं थे, किसी कोने में पड़े रहते थे। जब धीरे धीरे चीजें हाईलाइट हुई तब दुनिया को रियलाइज हुआ कि इंडिया के पास क्या टैलेंट रहा है। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बनाता है दुनिया के सामने, हमारी एक अच्छी इमेज बनाता है। तो इस वजह से इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज, वी शुड प्रिजर्व वेनिसिंग आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। एक चीज और कि बहुत सारे ऐसे आर्ट और आर्किटेक्चर जो अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, पीछे के चैप्टर्स में पाटन का पटोला आपने पढ़ा कि ऐसा मतलब वैरायटी का कि मतलब फट जाएगा कपड़ा लेकिन उसका कलर फेड नहीं होगा। फिर हमने बनारसी साड़ीज, कांजीवरम साड़ीज, ये सब पढ़ी, कई तरह के आर्ट वर्क पढ़े। तो ये दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता, इनफैक्ट हमारे भी देश में कम होता जा रहा है। तो अगर हम इन्हें प्रिजर्व करके रखेंगे तो आने वाली जनरेशंस भी उसे जान पाएंगी, देख पाएंगे, और दुनिया को पता चलेगा कि भाई इंडिया में किस लेवल का आर्ट, किस लेवल का यहाँ के लोगों के अंदर स्किल और किस लेवल का लोगों का नॉलेज रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम अपने वेनिशिंग आर्ट को इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करें तो। एज वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट द प्रिजर्वेशन, अब ये भी है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रहे इन चीजों को लेकर, बहुत लंबा समय लगा दिया हमने इन चीजों को समझने में, और इसी बीच बहुत कुछ खो दिया है, बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। तो हमारे नासमझी में
अज्ञानता बोल दो, ठीक है। इस चक्कर में हमने अपनी जो हेरिटेज है उसको काफी नुकसान पहुंचाया है। तो इस वजह से अब से भी हमें समझना जरूरी है कि इन सबको प्रोटेक्ट करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री एंड अवर हेरिटेज। हेरिटेज का टूरिज्म इंडस्ट्री से क्या लेना देना है, किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को ये प्रमोट करता है। तो टेक्स्ट बुक की लाइन अगर मैं वहां से उठाऊं तो पहले बता रहा है कि देखो, वेरियस साइट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज हैव बीन अकोमोडेटेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। पीछे के चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीजें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हो जा रही है। अब ये क्या है, यूनेस्को आपको पता है यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरे वर्ल्ड में जो बहुत ही नायाब मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, एकदम अलग वैरायटी के मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनकी खासियत के हिसाब से उनको एक क्लासिफिकेशन करता है, एक लिस्ट में इन्वॉल्व करता है, जिसे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। मतलब पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस है उस साइट की, ठीक है। तो पूरी दुनिया को उसमें से देखने जैसा, सीखने जैसा बहुत कुछ उस साइट पर अवेलेबल है, तो उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिया से बहुत सारे ऐसे हमारे मॉन्यूमेंट्स और ऐसे साइट्स वगैरह हैं, चाहे नेचुरल बोलो चाहे आर्टिफिशियल बोलो, इंसानों के बनाए हुए, सभी चीजों को यूनेस्को में इंक्लूड किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं। मैनी पीपल कम टू विजिट टू एक्सप्लोर एंड डू रिसर्च ऑन आवर हेरिटेज फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब दुनिया भर से लोग, इंडिया से ही नहीं दुनिया भर से, अपने देश के कोने कोने से तो अलग अलग जगह जाते हैं, दुनिया भर के भी लोग हमारे यहाँ के हेरिटेज को देखने आते हैं, यहाँ रिसर्च करने आते हैं। और इस वजह से हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है, दोनों को ही बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। अब लोग घूमने फिरने आएंगे तो पैसा खर्चा करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, वो हमारी इकोनॉमी में जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में उसका काफी बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, along with economic benefits sorry, to the concerned states, tourism industry provides appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious cultural arts and traditions in front of the world. टूरिज्म से इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो ही रहा है भाई, लोग घूमने फिरने आ रहे हैं तो वहां सामान खरीदेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे तो वहां भी लोगों को इकोनॉमी मतलब पैसा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा ये जो हमारा आर्ट है, दुनिया के जब लोग यहाँ आएंगे तो वो देखेंगे तो हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आर्ट को लोगों के सामने रखने का। अब आप देखोगे कि राजस्थान में ये कठपुतलियों का गेम होता है, कठपुतली का पूरा शो होता है। अब ये कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो जब वहां के लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग जब यहाँ पहुंचेंगे घूमने फिरने, तो वो देखेंगे तो भाई क्या मतलब आर्ट स्टाइल है यहाँ के लोगों, कितना अच्छा स्किल है, ठीक है। अच्छा, गरबा देखते हैं हमारे यहाँ लोग, दुनिया भर से लोग गरबा देखने आते हैं गुजरात में नवरात्रि के सीजन में। तो ये सारी चीजें दुनिया के सामने एक प्रेजेंट करने का अच्छा मौका मिलता है हमको, अगर हम अपने आर्ट को प्रिजर्व करके रखें तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, टूरिज्म ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल एंड दिस गिव्स द वेनिशिंग आर्ट एंड ट्रेडिशंस अलाइव। अब बताएं, जैसे कि अभी कठपुतली का शो है तो अब इंडिया में ही देखा जाए तो बहुत ना के बराबर जगहों पर होता है, बहुत कम। पहले बहुत सारे लोग करते थे, उनका इससे मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइवलीहुड चलता था। बट करेंटली ऐसा बहुत कम हो चुका है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग दुनिया भर से इंडिया में घूमने आएंगे और वो इन चीजों को देखेंगे, तो अलग अलग जगह पर हमारे लोग जब ये एक्टिविटीज करेंगे तो उनको इनकम कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो लाइवलीहुड अर्न करने का एक मौका देता है टूरिज्म वहां के लोगों को, ठीक है। आप देख सकते हो गाइड का भी वर्क कर सकते हैं। ये गाइड है भाई साहब, ये दिखा रहे हैं, ये कुतुब मीनार के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं। तो कई जगह पर आप अगर आप कभी घूमने गए होंगे टूरिस्ट प्लेसेस पर, तो वहाँ गाइड होते हैं, गाइड की कुछ फीस होती है, वो फीस लेके आपको वो पूरे मॉन्यूमेंट के बारे में बताएंगे, पूरा घुमाएंगे, तो अच्छे से पूरा गाइड करते हैं। तो इनको भी एक इनकम कमाने का तरीका मिल रहा है, ठीक है। तो वहां के लोगों को पैसे कमाने का तरीका मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके अलावा nowadays tourism as a subject has done added in the field of education। अच्छा, आजकल पढ़ाया भी जा रहा है, एजुकेशन में भी टूरिज्म को लेकर सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। आप टूरिज्म के रिगार्डिंग अगर स्टडी करते हो तो आपको इन सब मॉन्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आप इसमें से अपने किसी भी फेवरेट जगह पर जाकर गाइड का काम कर सकते हो या और भी बाकी काम करके पैसा कमा सकते हो। और इस वजह से हमें फॉरेन करेंसी भी मिलती है। जब विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने देखने, तो उनका पैसा हमारे देश में आता है, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज काफी बेनिफिशियल होता है हमारे देश के लिए। अच्छा, फिर बात करें इंट्रोड्यूसिंग हेटेरोजेनस कल्चर, इट एनलाइटन्स टैलेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल पर टैलेंट दिखता है लोगों को, कई तरह की फैसिलिटीज उन एरियाज में इंप्रूव हो जाती हैं।
अब भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही है घूमने फिरने, तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज होता है कि भाई यहाँ पब्लिक ज्यादा आना चाहती है और गवर्नमेंट को भी इनकम मिलती है वहां से, तो गवर्नमेंट वहां फैसिलिटीज बढ़ा देगी, रोडवेज बना देगी, अच्छा जरूरत पड़ा तो एयरपोर्ट बना देगी, पानी के थ्रू अगर रूट बनाने की जरूरत है तो वो भी चालू करवा देंगे, बोटिंग वोटिंग चालू करवा देंगे, तो सारी चीजें होती हैं। तो जैसा कि देखो ये गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ से अब एलिफेंटा के केव्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि वहां आइलैंड पर पड़ता है तो लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो जब लोग घूमने फिरने वहां जाने लग गए तो भाई गवर्नमेंट ने ये सर्विस चालू कर दी कि भाई यहाँ से लोगों को ले जाया जाए, तो टूरिज्म डेवलप करवाया, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी बढ़ गई। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा ऐसा ही इसी को लेकर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ 14 लोग शायद मारे गए, ठीक है, तो वो अभी हाल में न्यूज में आया था। तो ये वहां पर ये रूट डेवलप करवाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, ऐसे रोड्स भी बन जाते हैं। अयोध्या में जब मंदिर बना तो उसके बाद वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया ताकि भाई पता चल गया बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, तो इसलिए वो डेवलप किया गया। तो अलग अलग जगह जैसे जैसे टूरिज्म ग्रो करता है वहां बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा टूरिज्म एनकरेजेस एक्टिविटीज लाइक फोटोग्राफी वगैरह करते हैं लोग, हॉर्स राइडिंग करते हैं। देखो ये ऐसा वाला फोटो, ये बड़ा फेवरेट पोज वाला फोटो है, लोग खिंचवाते हैं, ठीक है, तो वहां फोटोग्राफर्स प्रेजेंट होते हैं ना, लोग कैमरा लेके घूमते रहते हैं, भैया अल्लाह फोटो खींच दें, आपकी एक फोटो खींच दें, तो देखा होगा आपने ऐसे फोटो खींचते हैं। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, कैमल राइडिंग करवाते हैं, बोटिंग एक्टिविटीज कराते हैं। इसके अलावा देखो ये किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे पहुंच जाओ, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे ये देख रहे हो चना जोर, ये जरूर बिकता है, तो ये भी वहां के जो लोकल वेंडर्स हैं वो चीजें बेचकर, हॉकर वगैरह है, कुछ कुछ खाने पीने की चीजें या और भी वैरायटी की चीजें बेचकर इनकम कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होता है टूरिज्म का ग्रोथ, ठीक है, और टूरिज्म के ग्रोथ से बहुत सारा फायदा है। और टूरिज्म का ग्रोथ कब होता है, जब हम अपने हेरिटेज को बहुत ज्यादा प्रमोट करें और उसको प्रिजर्व करके रखें। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर्स टू कंजर्व इट, तो हम कैसे इनको हमने मेजर्स क्या लिए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाया 1952 में, ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। वाइल्ड लाइफ का टूरिज्म से भाई बहुत बड़ी बात है, लोग जंगल सफारी करने जाते हैं, जिम कॉर्बेट में लोग जाते हैं टाइगर देखने के लिए, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं लोग ऐसे सफारी करते टाइम जाते हैं बीच में से और टाइगर वाइगर देखते हैं, एलिफेंट देखते हैं, तो अलग अलग एनिमल्स को देखने भी जाते हैं, वो भी टूरिज्म का बहुत बड़ा सोर्स है। तो इस तरह से उन एनिमल्स को जब प्रोटेक्ट करेंगे तब तो लोग देखने जाएंगे। पता चला कि भाई जंगल में पूरा घूम रहे हैं और देख रहे हैं भेड़ बकरी, तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। तो टाइगर और ये सब जो भी एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए। अच्छा, इसके अलावा कई सेंचुरीज बनाई, नेशनल पार्क्स बनाए, ये तो हमने पीछे के चैप्टर से पढ़ा ही था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1972 में, जिसके तहत बहुत सारे अलग अलग नेशनल पार्क्स, जोन और बायो रिजर्व जोन्स और ये सब डिक्लेयर किए गए एरियाज को, ठीक है, फिर उसके हिसाब से नियम कानून बनाए गए। फिर न्यू नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, और ये भैया उसके अलावा और नए भी बनाए गए, ठीक है, एक ही चीज को 4 बार लिखते हैं। द लॉज ऑफ आवर कंट्री फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज हैव वाइड पर्सपेक्टिव। अच्छा, जो कानून वगैरह बनाए गए हैं हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बड़े मतलब वाइड पर्सपेक्टिव पे, मतलब बहुत कुछ कवर करते हैं उसके अंदर, ठीक है, छोटे मोटे लेवल पर नहीं बनाए गए हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेनिसिंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जानवरों को नुकसान पहुंचाएं, अगर लोग फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएं तो उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए हैं। तो ये सब स्टेप्स लिए गए हैं प्रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा क्या बोला गया है, गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे सामाजिक संस्थान हैं, सोशल सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी इस मैटर मतलब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। एनजीओज वगैरह बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में। इसमें से एक नाम दिया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो इस तरह की संस्थाओं में सबसे पुरानी है। ये कब बनी थी, 1883 में, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के हेरिटेज वगैरह को प्रिजर्व करने में रोल प्ले करते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को लेकर। अच्छा, उसके अलावा गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब, ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने में इन्वॉल्व हैं। फिर एंशिएंट मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। अब पीछे तो हमने देख लिया कि वो एनिमल्स और फॉरेस्ट को लेकर ज्यादा टारगेटेड था। यहां बात करें तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह और जो रूइंड चीजें बची हुई हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या बनाया गया है। अच्छा, द मोर डेंजरस एंड हार्मफुल फैक्टर्स अराइज इन द वे ऑफ हेरिटेज, मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस एंड एफर्ट्स विल बी मेड।
जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई कि अब समस्या और ज्यादा बढ़ गई तो और स्ट्रिक्ट नियम बनाया गया, समस्या और बढ़ गई तो और स्ट्रिक्ट नियम बनाया गया। तो जितना ज्यादा समय के साथ चैलेंजेस आने लग गए इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को लेकर कि भाई इनके प्रिजर्वेशन में ये तकलीफ आ रही है, तो उसको रोकने के लिए हमको और स्ट्रिक्ट नियम बनाना पड़ेगा, तो और स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए जरूरत के हिसाब से। ठीक है, फिर बताया गया जैसे कि इसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1958। तो ये एक्ट पास हुआ था 1958 में। इसके तहत सारी जो आर्टिस्टिक चीजें हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, सभी को प्रिजर्व करने का प्रोविजन इसमें डाला गया है। दिस आर्कियोलॉजिकल एक्ट इंश्योर्स दैट नो पर्सन और एजेंसी कैन कंडक्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ। अब कोई भी ऐसी जगह दिख जाती है, मान लो कि आप ही किसी एरिया में रह रहे हो, आपके गांव में ही आपको अचानक से कोई ऐसी चीज देखने को मिल गई जो बहुत पुराने समय की लग रही है, तो आप अपने मन से उसको खोद खाद के तोड़ ताड़ के निकालने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो वो क्राइम है। पहली ड्यूटी है कि आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे। तो ये होता है कि अब ऐसा नियम बना दिया गया कि अगर ऐसी कोई भी चीज दिखती है, मिलती है, तो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उस जगह पर एक्सकावेशन वर्क यानी खुदाई वगैरह का काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्योंकि भाई आम इंसान खोदेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, उसको लगे पैसा मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा, और तोड़ ताड़ देगा, और पता चला भाई वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस का था, तभी जो एएसआई के लोग आएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह आएंगे, तो वो धीरे धीरे मतलब फाइन तरीके से बहुत कुछ का कैलकुलेशन करके उसको निकालेंगे अंदर से बाहर। ठीक है, तो वो चीजें हमको बहुत कुछ अपने हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगी अगर ऐसा किया जाए तो, और आम आदमी तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए इस तरह का लॉ बनाया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सम हिस्टोरिकल प्लेसेस एज नेशनल मॉन्यूमेंट। कुछ को तो नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो भाई छुओ तुम तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर दिस। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि इसको पूरा इसकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर नेशनल मॉन्यूमेंट बन गया तो मतलब जैसे मान लो कि समय के साथ कुछ उसमें धीरे धीरे नेचुरल इफेक्ट्स की वजह से पत्थर है, तो मान लो थोड़े उस पर क्रैक्स डेवलप होंगे, या उसका कलर पे कुछ असर आएगा, या मान लो उसमें ना कीड़े वीड़े धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं, वेजिटेशन ग्रो करने लग जाता है, तो इन सबको हटाना, साफ करना, उसको मेंटेन करना, ये सारा का सारा काम किसको दे दिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को। अब इन लोग क्या करेंगे ना, बड़े ध्यान से करेंगे। ऐसा नहीं कि बस ये पेड़ पौधा उग गया तो काट दिया, ना ना ना, उसको कैसे काटना है, कैसे उससे अलग करना है, वो सब बहुत कैलकुलेशन से किया जाता है, तो ये करते हैं इन लोग। However, these heritage sites will not be preserved just by framing laws। अब ये बहुत बड़ी बात बोली है भाई कि सिर्फ नियम कानून बनाने से इन चीजों को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि नियम तो अक्सर लोग तोड़ भी देते हैं। जब लोग खुद जिम्मेदार होंगे, खुद इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो ही हम इन चीजों को अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होके ही हम इन चीजों को बचा सकते हैं। इसके अलावा बता, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी मेंटेन्स साइट्स ऑफ हेरिटेज, तो बता दिया जैसे कि ये सारा जिम्मेदारी किसको दिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को, कि इन चीजों को प्रोटेक्ट करे, मतलब बर्बाद होने से बचाए। फिर ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब इनका मेंटेनेंस किया जाता है तो इनका जो ओरिजिनल कंडीशन है उसको मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। अब मान लो कोई एक मीनार थी, अब मीनार के ऊपर का सब टूट गया, अब उसकी जगह उसको ला के वापस जोड़ना है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि वापस वो अपने ओरिजिनल जैसा ही दिखे, कुछ भी नया बना दिया ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, ओरिजिनल जैसा ही रखने की कोशिश की जाती है, इस तरह से उसको प्रिजर्व किया जाता है। उसकी साफ सफाई भी उसी तरह से की जाती है, और अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर भी करते हैं, तो पूरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर के जैसा ही दिखे, इस तरह से उसकी रिपेयरिंग की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज मोर देन 5000 मॉन्यूमेंट्स अंडर इट्स प्रोटेक्शन। अब ये ASI के अंडर में 5000 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स। अब ASI के अंडर है मतलब कोई उसको टच नहीं कर सकता, सिर्फ ASI के लोग ही, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो ही जाकर इन मतलब वहां पर जो भी काम करना होगा या मेंटेनेंस करना होगा, जो करना होगा वही कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसी में एग्जांपल दिया, देखो एक संगमेश्वर टेम्पल और पापनाशम टेम्पल आंध्र प्रदेश में जो है कि ये क्या हो रहे थे ना, डूबने वाले थे। ठीक है, नागार्जुन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनने की वजह से ये दोनों मंदिर डूबने की कंडीशन में आ गए थे, तो उनको वहां से शिफ्ट करवा दिया गया। ठीक है, शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? आलमपुर, जो कि महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश के। तो पूरा टेम्पल ही उखाड़ कर शिफ्ट कर दिया गया, टूटे वूटे बिना। तो भाई डूब जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए वहां से उसको शिफ्ट करवाया गया। तो फिर वो कितना उसमें खर्चा हुआ होगा और कितना मेहनत लगा होगा, कितने कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे कि पूरा टेम्पल जमीन से उखाड़ के वहां पर शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, ताजमहल ऑफ आगरा इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल के बारे में बता रही भाई, 7 अजूबे में से तो एक है। तो इसके साथ क्या हुआ था कि देखो
वो आगरा में पड़ता है, बगल में शहर पड़ता है मथुरा। मथुरा की ऑयल रिफाइनरी की वजह से क्या हो रहा था ना, वहां से कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस निकल रहे थे, जिसके वजह से जो मार्बल, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है ताजमहल, उसके ऊपर ये गैसेस लगने की वजह से ना उसका कलर हल्का हो रहा था, व्हाइटनेस जा रहा था, पीलापन उसके अंदर आ रहा था। तो उस वजह से ना उसे रोकने के लिए उसके ऊपर बैन लगा दिया गया रिफाइनरी पे ही, ठीक है। क्लोज द इंडस्ट्री स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन इन नेबरहुड, रेगुलरली क्लीन द स्ट्रक्चर। अच्छा, तो इंडस्ट्रीज वहां जो आसपास पोल्यूशन कर रही थी उनको बंद कर दिया गया, साथ ही साथ उसको जो ये स्ट्रक्चर इसका डल हो गया था या पीलापन आया था उसको क्लीन करवाया गया वापस से, उसका ओरिजिनल शाइन आ सके उसके लिए। तो इस तरह का पूरा प्रोविजन गवर्नमेंट ने किया है टाइम टू टाइम। इसके अलावा अवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द म्यूजियम, हमारा रोल क्या है। अच्छा भैया, अब ये म्यूजियम्स को लेके बात आ गई है। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876, अब इसमें यह कि अगर आपको किसी भी घर से, खेत से, कुएं से, कहीं से भी कोई भी आर्टिस्टिक चीज मिल जाती है तो तुरंत आपको उसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना है और ये सामान सीधा गवर्नमेंट अपने कस्टडी में लेगी, ठीक है। आप उसका यूज नहीं करोगे, अपने पास छुपा के रख लेते हो तो भी क्राइम है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल और प्राइवेट म्यूजियम्स कंसिडरिंग एक्सपेंसिव आर्टिस्टिक पीसेस अंडर द एक्ट ऑफ 1972। अब इसमें ये भी है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि वो लोगों ने जमा करके रखा होता है अपना खुद का म्यूजियम के लिए, ठीक है। अपने प्राइवेट म्यूजियम्स भी लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ता है ना, वो भी अपने मन से नहीं कर सकते। कुछ टाइम तक तो छोटी मोटी चीज छुपा के रख लोगे, लेकिन जैसे आप म्यूजियम बनाने लग गए तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके अपना प्राइवेट म्यूजियम चला सकते हो। तो लोगों की कुछ ना आदत होती है, कुछ लोगों की हॉबी होती है कि हम चीजें कलेक्ट करें, तो वो लोग घूम घूम के कहीं ना कहीं से एंटिक चीजें कलेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह के जो भी चीजें आपके पास हैं, ठीक है, तो वो बोला है कि गवर्नमेंट इस तरह के इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये गवर्नमेंट को ये अधिकार मिला किसके वजह से, 1972 में जो एक्ट पास हुआ था उसके अकॉर्डिंगली। फिर इन सब का सिस्टमेटिकली आर्काइव डॉक्यूमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू द हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर्स। इसके अलावा कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने समय के, इनको भी प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि टाइम टू टाइम जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, उसमें किसी समय का कोई सामान निकल आया, मान लो कोई वेपन मिल गया, तो अब वो उस समय की हिस्ट्री के बारे में तलाशेंगे बुक्स के अंदर कि भाई उस समय में कौन से राजाओं का दौर था, क्या था, तो उनसे ना वो वेपन्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पता चलता है कि ये इन्हीं लोगों का था या फिर कोई और भी उस टाइम पर किसी तरह का राज था या कोई सिविलाइजेशन था, तो वो चीजें जानने को मिल जाती हैं। तो इसलिए ये सब चीजें रखी जाती हैं। ये हमारे म्यूजियम्स की लिस्ट है। ये भी पूछते हैं, मैचिंग में पूछते हैं ज्यादातर, और वन वर्ड में भी, वन सेंटेंस में भी, वन वर्ड या फिर एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है। पहला है नेशनल म्यूजियम, कहां पर है, न्यू दिल्ली में। इंडियन म्यूजियम कहां पर है, कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम, पुराना नाम था इसका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, लेकिन अब नाम हो चुका है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम। जाहिर सी बात है, नाम कहां है, मुंबई का, महाराष्ट्र। सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, मध्य प्रदेश, मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम, अब ये एलडी, ठीक है, एलडी इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वो लाल भाई दलपत भाई के नाम पर ही है, तो जाहिर सी बात है ये म्यूजियम भी कहां पर है, अहमदाबाद, गुजरात में। फिर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, जो कि गांधीनगर में पड़ता है, अगेन गुजरात। हेमाचंद्राचार्य लाइब्रेरी, हेमाचंद्राचार्य जी गुजरात से ही बहुत बड़े संत थे, पाटन से, गुजरात। देन वडोदरा म्यूजियम, नाम से पता चल जाता है, वडोदरा, गुजरात। तो ये सब म्यूजियम्स हैं, ज्यादा तो गुजरात के ही हैं। फिर बात करें क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट्स, हमको इनको कैसे साफ रखना है पिकनिक स्पॉट्स को, उसको डू नॉट यूज प्लास्टिक नहीं यूज करना है भाई। पिकनिक स्पॉट्स पर ऐसे कचरा बचरा नहीं फेंकना है, डस्टबिन का इस्तेमाल करो। देखो हम लोग कई बार घूमने फिरने जाते हैं, देखो ये गंगा नदी का एक घाट है, गंगा पवित्र नदी गिनी जाती है, घाट पर देखो कितना कचरा फेंक के रखा है लोगों ने, पूरा बैंड बजा दिया है, इतनी सुंदर दिखती है नदी, घाट इतना सुंदर लगता है, ये कचरा डाल के पूरा घाट का मतलब इमेज ही खराब कर दिया लोगों ने। तो जो भी वेस्ट वगैरह हमें उन्हें ढंग से डिस्पोज करना चाहिए। ये तो यार कॉमन सेंस की बातें हैं, बहुत ज्यादा इसमें याद करने जैसा है नहीं।
पान गुटखा खाकर थूकना नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखो क्या होता है ना, कई नेशनल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो उनका एक अलग ही कलर होता है, पर कुछ लोगों को वो कलर नहीं पसंद आता, उनको लगता है ना यार ये कलर में दम नहीं है, तो वो लोग मावा गुटखा खाकर पिचकारी मार के इस तरह का कलर बना देते हैं। ठीक है, तो कैसे लोग समझ नहीं आता, तो ये तो बड़ा घटिया काम है। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को रोकना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो इन एरियाज को, इनके आसपास के एरियाज को हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, गंदगी वगैरह से उसे बचाना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, देखो इस पे ना राइटिंग वाइटिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, भानु भाई, देखो कोई भानु को याद कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लोग ये छिछोरी हरकतें करते हैं कि इस पर आई लव यू ये सब लिख देते हैं, तो ये घटियापना करके मॉन्यूमेंट के धजिए उड़ा रहे हैं। ठीक है, अपनी तो इज्जत खा ही रहे हैं, लेकिन मॉन्यूमेंट का भी कबाड़ा कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। एक्सटेंसिव केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग मॉनसून ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। खास करके बारिश के सीजन में इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि भाई पानी वानी का सीलन विलन होना और ये सब का दिक्कत ज्यादा हो सकता है, डूब भी सकते हैं, डूबने के से भी इसको नुकसान हो सकता है। और खास करके इस तरह की चीजें जहाँ स्टेपल्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो पानी से ही जुड़े हुए चीजें हैं, तो यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है बारिश के सीजन में। बी कॉशियस वाइल क्लीनिंग मॉन्यूमेंट्स विथ आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड्स। जब इनकी साफ सफाई की जाए तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इनके ओरिजिनल फॉर्म को, इनके कई ओरिजिनल कलर होगा उसका, उसको नुकसान ना पहुंचे, उसके रॉक को या जिस भी मटेरियल को बनाया गया उसको नुकसान ना पहुंचे, तो उस तरह से केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उस मॉन्यूमेंट को नुकसान ना पहुंचे। लोगों को और जो दूसरे जगह से आने वाले विजिटर्स हैं सबको उस मॉन्यूमेंट की इंपॉर्टेंस समझानी चाहिए, उनके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप करनी चाहिए कि वो इन चीजों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये चीजें खराब होती हैं तो वापस से इनको रिस्टोर करना चाहिए उसके ओरिजिनल शेप में। देखो ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब रियलिटी में पता है आपको, यहाँ के ऊपर ना एक बड़ा सा मैग्नेट का स्ट्रक्चर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से जो अंदर जो भगवान सूर्य की मूर्ति थी ना, सन गॉड की, वो हवा में लटकती थी, ना जमीन पर थी ना ऊपर, इस बीच में है ना, सस्पेंडेड रहती थी, और उसके लिए ऊपर एक बड़ा सा मैग्नेट का स्ट्रक्चर था, लेकिन वो बहुत पुराना डैमेज हो चुका है। अब वो स्ट्रक्चर आज के डेट में बनाया नहीं जा रहा है, अदरवाइज बाकी चीजें रिस्टोर की जाती हैं, लेकिन वो अभी आज के डेट में देखा जाए तो बहुत दिक्कत वाला काम काज है, तो इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। अच्छा अब ये क्या बता रहे हैं भाई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला टॉपिक आ गया। ये तो आप भी सोच के लिख सकते हो, भाई इंडिया इतना पुराना है, इतना डाइवर्स है, ठीक है, इतना पुराना है, इतने सारे लोग आए गए, हमने पीछे ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कल्चर है हमारा, और इसी वजह से हमारा हेरिटेज भी बहुत वेरिड है, बहुत ही वैरायटी वाला है। इंडिया हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली के कॉन्सेप्ट से चलता है, जो कि हमारे वेदों से ही हमको जानने को मिला है, वेदों के दौर से ही ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बसा हुआ है। लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस। ये पूछते हैं क्वेश्चन में कई बार कि ये कहाँ है, कहाँ मेंशन किया गया है, तो ये ऋग्वेद से हमको एक मैसेज मिलता है कि हर दिशा से अच्छी सोच, अच्छी वाइब्रेशंस हमारे अंदर आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे इंडियन कल्चर की खासियत है। फिर हमारे अंदर रिलीजियस टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म की फीलिंग है, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि इंडिया के लोग भाई किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, इतना डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इतने डिफरेंसेस होने के बाद। हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जब शिकागो में हुआ था, वहां गए थे, तो वहां पर उन्होंने, ये तो सुनाया अपनी स्पीच से ही लोग खुश हो गए थे, कई देर तक स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला था, क्लैप होता ही रह गया जब उन्होंने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा था। तो उस दौर में उन्होंने, उस टाइम पर उन्होंने ये भी कहा, आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। मतलब मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मैं एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता हूं जो रिलीजन पूरी दुनिया को टॉलरेंस का, प्यार का, ठीक है, और मतलब यूनिवर्सल भाईचारे का एक मैसेज देता है। तो मेरा रिलीजन ऐसा रिलीजन है जो पूरी दुनिया को यूनाइट करने का, प्यार बांटने का बात करता है, और मुझे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड है। तो ये स्वामी विवेकानंद की बात उस टाइम की। फिर इंडिया कई तरह के रिलीजन्स का देश है भाई, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, हर तरह के रिलीजन है हमारे यहाँ। ठीक है, और क्या है, हमारे जो टॉर्च बेयरर्स हैं, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो हमने लीड करते रहे हैं बहुत लंबे समय से, इन्होंने हमारे देश को भारत वर्ष नाम दिया है। इसकी यूनिटी को ध्यान में रखते हुए 7 पवित्र नदियों की बात कही गई है। हमारे यहाँ प्रेयर्स जब होते हैं तो हम इन 7 पवित्र नदियों का नाम लेते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे संत हुए, सूफी संत हुए,
स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी ऐसे महान संत हुए, महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष हुए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो भी हमारे देश में हुए, इन सब ने पीस और ब्रदरहुड मतलब शांति और भाईचारा का मैसेज सबको दिया। तो इस वजह से हमारा देश काफी महान है भाई। और ये बताया है कि बहुत अच्छी बात लिखी है कि जैसे दिन के अंत में सारी नदियां जाकर समंदर में मिल जाती हैं, वैसे ही हमारे देश में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग त्यौहार मनाने वाले सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं। सारे अलग अलग कल्चर एक ही में मिक्स होके रहते हैं। तो यही खूबसूरती है इंडिया की। तो ये चैप्टर हुआ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन